और लाल किले पर झंडा फहराएंगे, हमारा सपना है। वो सपना पूरा हुआ। मैं भी लाल किले पर गया था उनको सुनने के लिए। मोदी जी ने तब पहला भाषण में, आपको याद होगा, कहा था कि देश में बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाना है, देश में स्वच्छता रखनी है, देश में किसान को हमें मजबूत करना है, देश में गरीबों को मजबूत करना है। पहले के प्रधानमंत्री क्या भाषण देते थे, किसी को समझ नहीं आता था। ये देश, ये 67 साल में इस देश को लूटा गया। इस देश को आज जो हरियाणा में चल रहा है, ये देश को कौन साजिश है, आज लोग बचा नहीं पा रहे। आज आप सुन रहे होंगे पार्लियामेंट नहीं चलती है, बिना किसी मुद्दे पर अपोजिशन कांग्रेस वहां पर शोर मचाती है, इस्तीफा मांगती है, क्योंकि ये देश, अभी तक ये अपोजिशन पार्टी इस बात को बचा नहीं पा रहे कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। भाई वो बचा नहीं पा रहे। ये जो आज जेएनयू का आप देख रहे हैं मसला, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज टीवी चैनल पर क्या बात होती है मैं नहीं सुनता, कोई क्या बात करे मैं नहीं सुनता। कोई कहता है कि बच्चों को आजादी होनी चाहिए अपनी बात करने की। भाई वो बच्चे हैं। कोई कहता है उनको छूट होनी चाहिए, राइट टू स्पीच में, राइट टू फ्रीडम में। वो अपनी बात क्यों नहीं कर सकते? अगर वो किसी बात से सहमत नहीं है तो उनको बात अपनी करने का पूरा अधिकार है। ये ताकतें कौन है जो ये बात कर रही है? क्या आप कोई इस बात को सुन सकता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे, एक अफजल मारोगे 100 अफजल पैदा करेंगे, हर घर से अफजल निकलेगा? क्या इस बात को कोई भी जिसमें थोड़ी सी भी स्वाभिमान होगा, मान सम्मान होगा, देश में पैदा हुआ होगा, देश की मिट्टी में पला बड़ा होगा, वो इस बात को सुन नहीं सकता? आज उस पर चर्चाएं चल रही है पिछले 5 दिनों से टीवी पर। क्या चर्चा भी होनी चाहिए? क्या बहस भी होनी चाहिए इस बात पर? आप देश के बारे में गलत नहीं बोल सकते। जो गलत बोलेगा, कोई मारे ना मारे, हम उसे जरूर मारेंगे। हम कोई कह रहा है ये बीजेपी वाले क्यों मार रहे हैं? भाई ये लोग क्यों मार रहे हैं? भाई क्या हम इस बात का इंतजार करें कि मैं एमपी हूं, मैं काउंसलर हूं, मैं एमएलए हूं, या मैं कोई पार्टी का नेता हूं, इसलिए मेरे सामने कोई नारा देगा, कोई गालियां देगा देश को, तो मैं पहले ये सोचूं कि टीवी मेरे बारे में क्या सोचेगा, जनता मेरे बारे में क्या सोचेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मैं उसको मारूंगा? इसके बारे में कौन सोचेगा भाई? आज उसमें राहुल गांधी जी पहुंच जा रहे हैं, भाई तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कैसे लोग हैं? सीपीआई सीपीएम के लोग जा रहे हैं, उसमें भी राजनीति है। अगर हम उसमें किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसमें भी क्यों गिरफ्तार किया? पूरे देश में जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर उनको भड़काया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं? हम सुनते थे कि लाल चौक पर भारत का झंडा जलाया जाता है, कभी ये नहीं सुनते थे कि भारत की राजधानी में भी भारत के खिलाफ में नारे लगेंगे और भारत के लोग चुप बैठेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। ये आप किस दिशा में जा रहे हो ये आप ही तय करो। ये देश किस दिशा में जा रहा है ये वो तय करे। ये जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आज टीवी पर कह रहे हैं कि अधिकार होना चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, ये कोई सहन नहीं कर सकता। आज मोदी जी
कोई कहता है कि भाई मोदी जी तो बाहर ही घूमते रहते हैं, मोदी जी तो रहते ही नहीं देश में। जब देखो यूके जा रहे हैं, जब देखो यूएस जा रहे हैं, जब देखो बाहर ही घूम रहे हैं। क्योंकि जब मोदी जी जाते हैं तो पूरे विश्व को पता लगता है कि मोदी जी आज जा रहे हैं। आज मोदी जी 1 लाख लोगों को यूएस में संबोधित करेंगे। पहले के प्रधानमंत्री कब बाहर गए, कब बाहर से आए, किसी को पता ही नहीं था, किसी को चिंता नहीं थी। वो क्या करके आए ये भी नहीं पता था। बाहर 1000 लोगों ने उनको सुना नहीं सुना, कभी हमने सुना ही नहीं था। वेम्बले स्टेडियम में 80,000 लोग 8 घंटे से बैठकर मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, मरने को तैयार है। आज अगर मोदी जी विश्व में कहीं पर भी गए तो उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया। वो भारत के लिए योजना लेके आए, भारत के लिए पैसा लेके आए, भारत के लिए हमारे विकास की तरक्की की प्लानिंग करके आए। उसका आपने अखबार में अभी पढ़ा होगा कि बोइंग कंपनी जो हवाई जहाज बनाते हैं, अभी वो हमारे देश में आएंगे और 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हमारे देश में हवाई जहाज बनेंगे। ये उसी बाहर जाने का नतीजा है। आज हमारे देश में हवाई जहाज बनेंगे, हजारों हमारे बच्चों को नौकरी मिलेंगी, हमारे यहां पर इकोनॉमी में तरक्की होगी। आज हजारों लाखों करोड़ रुपए इस देश में आ रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। मोदी जी ने कहा जन धन योजना में हर गरीब का खाता खुलेगा, हर गरीब को उसके खाते में सब्सिडी मिलेगी, हर गरीब को 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। उसको हम पेंशन देंगे, उसको हम बीमा करेंगे, उसकी दुर्घटना होगी तो उसको हम मुआवजा देंगे ताकि उसके परिवार को चिंता नहीं हो। आज 20 करोड़ लोगों के, गरीब लोगों के जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, आज उनके बैंक में खाते खुले। 20 करोड़ लोगों के, ये सोच बता रहा हूं। किसानों की जो फसल खराब होती थी उसका 1.5 गुना मुआवजा बढ़ा है। अगर 50% फसल खराब होती थी तब मुआवजा मिलता था, उसको 30% किया। किसान को मजबूत बनाना, गरीब को मजबूत बनाना, ये देश डेवलप्ड कंट्री ऐसे नहीं बन सकता। कोई कहे 2020 डेवलप्ड कंट्री, ऐसे नहीं बनेगा डेवलप्ड कंट्री। जब इस देश का किसान वो खेती करके अपनी बेटी की शादी कर पाएगा, जब इस देश का गरीब वो मजदूरी करके अपना घर बना पाएगा, तब ये देश डेवलप्ड कंट्री बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा। 70% यह आबादी है, उसका ख्याल आज तक नहीं रखा गया। मोदी जी ने कहा बेटी को बचाना है, एक बेटी 4 बेटों के बराबर। वो अपना घर भी संभालती है, दूसरे का घर भी संभालती है। इसलिए बेटी पैदा होगी, 1,000 रुपया डालकर बैंक खाता खोलो, 21 साल की होगी तो कई गुना आपको पैसे मिलेंगे, ब्याज के समेत मिलेंगे। उन्होंने कहा मुद्रा बैंक योजना शुरू करी। आज 40,000 करोड़ रुपए मुद्रा बैंक में हम दे चुके हैं। आज 30 लाख लोगों से ज्यादा मुद्रा बैंक में लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। जो गरीब आदमी था, जो बहन ब्यूटी पार्लर का अपना दुकान खोलना चाहती थी, जो नाई की दुकान खोलना चाहता था, या जो सिलाई का काम करना चाहता था, आज उसको 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपए चाहिए था तो कोई देने वाला नहीं था। कोई बैंक नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पास जमीन नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, कागजात नहीं थे, गारंटी नहीं थी, गारंटर नहीं था, तो पैसा नहीं मिलता था। वो बेचारा काम सीखता था, अपने घर बैठा था। मोदी जी ने कहा मैं पैसा दूंगा, काम शुरू करो। 40,000 करोड़ रुपए हमने गरीबों को दिया। हम अपने जिले में अभी हमने कैंप लगाए थे, 1500 लोगों से ज्यादा हमने लोगों को पैसा दिया। हमने कहा कोई वो पैसा लेते थे 3% ब्याज पर, 4% ब्याज पर, 5% ब्याज पर, 10% ब्याज पर। हमने कहा साल का केवल 10% लेंगे और आपको पैसा देंगे।
बैंकों ने कहा मोदी जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गरीब लोग पैसा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा ये गरीब आदमी स्वाभिमानी आदमी है। आज 99.9% आज गरीबों का पैसा वापस आ रहा है। गरीब कमा रहे हैं, गरीब अपने साथ में वो भाई 4 लोगों को नौकरी देता है और वो पैसा वापस कर रहा है, फिर पैसा लेता है, फिर पैसा वापस कर रहा है। अभी मैंने अपने जिले में, मंडल में, मैंने अपने साथियों को बोला है कि और कैंप लगाइए। जिन भाइयों को, जिन बहनों को पैसा चाहिए हम उनको पैसा दिलाएंगे। वो अपना काम शुरू करें, अपने घर में हाथ बटाएं, मजदूरी करें। आज 8000 किलोमीटर हाईवे का काम चल रहा है। 8000 किलोमीटर। मैंने पढ़ा था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, अमेरिका इज रिच, अमेरिकन रोड्स आर गुड, नॉट बिकॉज अमेरिका इज रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका की सड़कें अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है, अमेरिका के पास पैसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी है। आज हमारा पूरा व्यापार हमारे हाईवे पे निर्भर करता है। मुझे अभी बख्शी जी मिले थे, बख्शी ट्रांसपोर्ट चलाते, जो हमारे भाई ट्रक चलाते हैं, व्यापार करते हैं। आज हाईवे की कनेक्टिविटी बहुत खराब थी। आज 8000 किलोमीटर हाईवे का काम चल रहा है। 5000 किलोमीटर हमारे बॉर्डर का सुरक्षा का काम चल रहा है। यूपी की सरकार में एक दिन में 2 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज एक दिन में 18 किलोमीटर सड़क बनती है। कभी किसी ने सुना था भारतीय रेल मुनाफे में आ सकती है? कभी किसी ने सुना था एयर इंडिया मुनाफे में आ सकती है? आज रेल मुनाफे में आ रही है, आज एयर इंडिया मुनाफे में आ रही है। कभी किसी ने सुना था कि देश में 1.5 साल सरकार चले और 1 रुपए का घोटाला नहीं हो? आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं यहां पर, वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयले की घोटाले, डिफेंस में घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, रेल में घोटाला, जमीनों में घोटाला। आज 1.5 साल की मोदी सरकार में किसी भी मंत्रालय में एक नए पैसे का घोटाला नहीं हुआ। आज नई दिल्ली की सड़कों पर जाओ तो कोई आपको दलाल नहीं मिलेगा, कोई ब्रोकर नहीं मिलेगा। सब कह रहे काम नहीं हो रहा जी, ये लोग रो रहे हैं। कोई मिडल मैन नहीं मिलेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पैसे लेके तेरे को ये टेंडर दिला दूंगा, तेरे को ये काम दिला दूंगा। कोई नहीं बोल सकता। आज भारत सरकार में ये चेंज आया है। आपने मुझे यहां से सांसद की नौकरी दी। 1 साल 7-8 महीने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। हमने ये जो आपने सुना कि मुनक नहर में पानी आज जो रोका हुआ है हरियाणा से, पहले मुनक नहर से दिल्ली में पानी नहीं आता था जब वहां पे हुड्डा जी की सरकार थी। जैसे ही वहां पे हमारी सरकार बनी, हमने सरकारों से बात करी, तब यहां पर पानी आया दिल्ली में। द्वारका में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, द्वारका के और आसपास के लोग बोल रहे थे पानी नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। मैंने कहा भाई मैं तो अभी चुनाव लड़ रहा हूं, मुझ पे क्यों ये सारी नाराजगी उतार रहे हो? मैंने कहा जब चुनाव के बाद में मैं आपको पानी के लिए लड़ाई लड़ूंगा और पानी दिलाएंगे। तो कह रहे नहीं जी पानी दो, पानी दो। मैंने कहा भाई मैं भी कहां से पानी दूं? तो जब चुनाव हुए, मुनक नहर से द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट तक बीच में 4 अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी जहां पर पानी की लाइन नहीं थी। मैंने डीडीए से, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से कॉलोनी के साथ में दौरा किया, वहां पर लाइन डलवाई, पानी शुरू करवाया। जैसे ही पानी शुरू कराया, दिल्ली में ये सरकार बन गई और मुख्यमंत्री बनते ही अगले हफ्ते द्वारका ट्रीटमेंट प्लांट का, जिसका उद्घाटन मैंने करना था, मुख्यमंत्री जी आगे करने के लिए। अगले दिन अखबार में आया, मैंने अपना वायदा पूरा किया। मैंने द्वारका के लोग, आपने अभी भी पढ़ा होगा 1 साल में, द्वारका के लोगों को पानी मिल गया।
मैंने अपना वायदा पूरा किया। मैंने कहा भाई कमाल है। मैंने कहा ये यही बता दें कि कौन सी 4 अनऑथराइज्ड कॉलोनी बीच में थी, कहां पे पानी की लाइन टूटी हुई थी, कहां पे हमने लाइन डलवाई, कैसे पानी आया। और अगले हफ्ते आते ही बोलता है जब जो बेचारा 30 साल से पूरा परिवार संघ में इधर उधर खप गया, मर गया, उसको हराया 35,000 वोट से। अनिल शर्मा हमारा आरकेपुरम से विधायक था, बेचारा सुबह फोन करो भाई साहब यहां मर रहा हूं, वहां मर रहा हूं, घर छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, बच्चे पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, 25,000 वोट से हारा। लोगों ने कोई कम प्यार करने में कमी नहीं करी, आशीर्वाद देने में कमी नहीं करी थी, मगर जैसे विधायक बने ये काम विधायक के अथक प्रयासों से हो रहा है। द्वारका में मुख्यमंत्री पानी ले आए, वायदा पूरा कर दिया, भाई कमाल हो गया, वेरी गुड। हमने 8 स्कूलों का उद्घाटन कराया द्वारका में, उत्तम नगर में, विकासपुरी में स्मृति ईरानी जी को बोल के शिलान्यास करवाया। 128 करोड़ रुपए के हमने काम करवाए स्कूलों के। स्कूल अभी बन के बहुत ही जल्दी 3-4 महीने में पूरे भी हो जाएंगे। आज ये उसको अपनी उपलब्धियों में लिख देते। हमने सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री से द्वारका में डिफेंस एकेडमी बनवा रहे, डिफेंस सेंटर बनवा रहे, उसका काम भी इस महीने के आखिर तक हो जाएगा, इस साल के आखिर तक हो जाएगा। जब मैं यहां से सांसद बना, एक तूफान आया दिल्ली में, सारे पावर ग्रिड टावर गिर गए, बिजली का बहुत बड़ी संकट आ गया। हमने पीयूष गोयल जी से मिलकर और अभी द्वारका में, क्योंकि जमीन सारी द्वारका में खाली, इसलिए जो बिल्डिंग नए प्रोजेक्ट आते हैं वहीं आते, तो हमने वहां पर पावर ग्रिड का काम करा रहे हैं। इस साल तक वो भी पूरा हो जाएगा, ताकि आसपास की 7-8 विधानसभाओं में, हमारी लोकसभा में कभी भी कोई पानी बिजली की कमी नहीं होगी। वो हमने शुरू कराया। रविशंकर प्रसाद जी की जो मिनिस्ट्री है उससे हमने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू करवाया। जो हमारा डीसी ऑफिस रामपुरा में होता था उसको हमने यहाँ पे रजौरी गार्डन में शिफ्ट करा रहे हैं। आपको डीसी से मिलने रामपुरा नहीं जाना पड़ेगा, इस साल में हमारी बिल्डिंग नहीं शुरू हो जाएगी। वो हम उसको रजौरी गार्डन में लेके आए। सारी लोकसभा में जो अपना पीएनजी की लाइन थी, सीएनजी, ये जो हमारी गैस की लाइन होती है पीएनजी की, ये बहुत सारे वार्डों में, बहुत सारी सोसाइटियों में उसकी दिक्कत थी, उसको हमने डलवाने का, शुरू करवाने का काम शुरू किया। बहुत सारे वार्डों में काम भी पूरा हो गया। हर लाइटों को अपना एलईडी में हमने कन्वर्ट कराने का काम शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा हर भारत को जिसको भी एलईडी बल्ब चाहिए सरकार उसको 100 रुपए में देगी। ये छोटे छोटे काम। पार्क का कल हमने 5 ओपन जिम का उद्घाटन किया, यहाँ पे रजौरी गार्डन में, विकासपुरी में, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, अस्पताल में, और कल सुबह द्वारका में 6 ओपन जिम का उद्घाटन कर रहे हैं। अभी ये सारे ओपन जिम हमने डीडीए के पार्कों में लगवाए क्योंकि एमसीडी के पास में पैसे नहीं है, तो मैंने अपने एमपी डेवलपमेंट फंड में से 4 करोड़ रुपए एमसीडी को दिया कि हमारे एमसीडी के पार्कों में भी, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है इसकी, तो हर वार्ड में 2-2 पार्क में जिम हम लगाएंगे। उसके लिए मैंने 4 करोड़ रुपए दिया, उसका टेंडर हो चुका है और अगले महीने से जिम लगना शुरू हो जाएंगे। 80 जिम हम अपनी पूरी लोकसभा में एमसीडी के पार्कों में लगवाएंगे। कल हमने सीजीएचएस डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया झड़ोदा में। हमारा क्योंकि लोकसभाएं बड़ी है, गांव वालों की डिमांड थी कि यहाँ पे सीजीएचएस की डिस्पेंसरी नहीं है, जनकपुरी आना पड़ता है, द्वारका आना पड़ता है, तो हमने हमारे हेल्थ मिनिस्टर से लड़ाई करके, झगड़ा करके, क्योंकि आज सरकार में डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि डॉक्टरों को प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सैलरी मिलती है, फिर भी हमने उनके पीछे पड़ के अपना स्टाफ लेके आए और पूरे दिल्ली में सीजीएचएस की ये 1.5 साल में हमारे यहाँ पे डिस्पेंसरी खुली है। और वहां पे नजफगढ़ में कल हमने उसका उद्घाटन किया। रोज 200 लोग वहां पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो आपके यहाँ पे जो लोग आते थे अब वो भी नहीं आएंगे, वो भी अपना वहीं पे इलाज करवाएंगे। तो ये हमने कई काम हमने इस पर अपना शुरू किए। और जो आपने अभी ये सुझाव दिए, मेरे पास में लोग आते हैं
लोग कहते जी ये सड़क बनानी है, मैं पूछता हूँ भाई सड़क किसकी है? कि जी सड़क तो पीडब्ल्यूडी की है। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहे जी कल हम गए थे विधायक के पास, तो विधायक कह रहा है भाई ये तो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, एमपी बनाएगा, एमपी के पास जाओ। मैंने कहा विधायक ने ये बोला कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है, एमपी बनाएगा? कह रहा जी हाँ। वो विधायक कह रहा है जी पीडब्ल्यूडी की सड़क है, एमपी बनाएगा, एमपी के पास जाओ। मैंने कहा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट किसका डिपार्टमेंट है? कह रहे जी भारत सरकार का है। मैंने कहा भारत सरकार का है पीडब्ल्यूडी? कह रहे जी और क्या? मैंने कहा भाई दिल्ली सरकार का है। कह रहा वो विधायक तो कह रहा था वो ना भारत सरकार का, मोदी जी का डिपार्टमेंट है, उनसे काम कराओ। इनके पास जो जा रहा है काम का, वो कह रहे जी हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, भारत सरकार का डिपार्टमेंट है, उससे काम कराओ। अब लोगों को यही नहीं पता एमसीडी क्या करती है, दिल्ली सरकार क्या करती है। भारत सरकार अगर सीधा सीधा देखे तो डीडीए या दिल्ली पुलिस, 90% डिपार्टमेंट तो दिल्ली सरकार के ही है। आज हेल्थ देख लो, ट्रांसपोर्ट देख लो, एजुकेशन देख लो, सड़क देख लो, फ्लाईओवर देख लो, अंडरपास देख लो, जितने ये डिपार्टमेंट है, बिजली पानी है, ये सारे डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के हैं। मगर मेरे पास कोई भाई आता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने उसको कभी भी ये बोला हो 1.5 साल में कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने कहा एमसीडी का है तो भी मैं कराऊंगा, दिल्ली सरकार का है तो भी मैं लड़ूंगा, मेरा है तो भी मैं करूंगा। मैंने कभी किसी को नहीं बोला मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने कहा मैं काम करूंगा। जब मैं आपके वार्ड में आऊंगा, आपने जो समस्याएं लिख के दी है, तो मैं दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी साथ लेके आऊंगा, एमसीडी वालों को भी लेके आऊंगा, डीडीए का होगा, दिल्ली पुलिस का होगा, सब अधिकारी मेरे साथ होंगे। आपके यहाँ में वार्ड का दौरा करेंगे, जो काम होने उनका दौरा करेंगे और उनको आगे करवाएंगे, क्योंकि हमको लड़ना आता है। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मैंने कहा आप टीवी पर ये बोल रहे हो कि जी हम स्कूल कॉलेज तो बना दें, हमारे पास जमीन ही नहीं है। जमीन तो डीडीए के पास है, डीडीए हमें जमीन नहीं दे रही। आपने सुना होगा ये कि जी स्कूल कॉलेज, किसी ने पूछा जी स्कूल कॉलेज कितने बने, यूनिवर्सिटी कितनी बनी, अस्पताल कितने बने, कि जी हमने डीडीए को लिख दिया, डीडीए हमें जमीन नहीं दे रही। तो डीडीए तो अपना मोदी जी का डिपार्टमेंट है, तो आपको मालूम है मोदी काम नहीं करने दे रहा। लोग कह रहे भाई ठीक कह रहा होगा, जमीन नहीं है बेचारा तो कैसे बनाए, हवा में थोड़ा ना बनाएगा। तो मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने कहा 20 प्लॉट स्कूलों के, मैंने कहा मेरे को 8 प्लॉट कैसे मिल गए जो मैंने उद्घाटन करे। मैंने कहा 20 प्लॉट दिल्ली सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेरी लोकसभा में, इसमें स्कूल बनाओ। मादीपुर में हॉस्पिटल की लैंड है, दिल्ली सरकार की है, उसमें हॉस्पिटल बनाओ। खेमरा मोड़ पर 110 एकड़ जमीन एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, दिल्ली सरकार की है, उसमें कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ। मैंने कहा क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? जो दिल्ली सरकार की जमीनें हैं दिल्ली में, उनमें बनाओ। वो टीवी पर बोल देते हैं, अखबारों में बोल देते हैं, दिल्ली की जनता समझती है नहीं होगी, बेचारे के पास जमीन क्या करे, बेचारा चाहता तो है बनाना, अब नहीं है, मोदी नहीं दे रहा जमीन, तो क्या कहां से बनाए। कोई आरटीआई नहीं डालता, कोई डालता आरटीआई? हाथ खड़ा करना, कितने लोग आरटीआई डालते?